हाँ, तू बस स्टार्ट बोल दिया कर, इतना मत बोला कर, पब्लिक सब इधर ही देखने लगती है। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। अच्छा सेशन जा रहा था फर्स्ट हाफ तक। वो पॉलिसी पॉलिसी के बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम और तूल पकड़ा, निफ्टी बैंक हाईलाइट बना, पर उसके बाद सब फिजल आउट। दरअसल आज ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे, क्योंकि एशिया में जो मार्केट ठंडे पड़ने थे वो पड़ रहे थे। शंघाई का हैंगसेंग कल ही दबाव में आ गया था, बाकी हर तरफ पिक्चर ठीक थी। ग्लोबल हैंडओवर यूएस से ओवरनाइट बढ़िया था, क्रूड करेक्ट हो रहा था, तो हमने मोमेंटम पकड़ा। और पॉलिसी आज आई सुबह 10 बजे, वो एमपीसी की 3 दिनों की बैठक खत्म हुई, तो जैसा एक्सपेक्टेड था दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, पर एक आउटसाइड चांस, यानी आउटसाइड चांस से मेरा मतलब है सब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग, कई लोग मान रहे थे कि हो सकता है इस बार स्टैंस में बदलाव हो या उसकी तरफ का एक क्लियर कट इंडिकेशन आए। स्टैंस में बदलाव मतलब पहले वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, वो कोविड टाइम्स के बाद से चले चले जा रहा था, अब कहा जा रहा था न्यूट्रल कर दिया जाएगा, और न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल कर दिया मतलब दरें घटेंगी ऐसा कहना गलत होता है। न्यूट्रल कर दिया मतलब अब न्यूट्रल है, यहां से बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, पर जिस तरह के समीकरण है ये न्यूट्रल करा गया है घटाने के लिए, और शायद इसीलिए साल के एंड तक ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो जानी चाहिए हमारे यहाँ। तो वो पॉलिसी अच्छी आई। पॉलिसी में एक वार्निंग थी एनबीएफसी को लेकर, लेकिन उसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। वो वार्निंग रीआइट्रेट करी गवर्नर साहब ने, कोई नई वार्निंग नहीं थी, तो सब अच्छा रहा। मोमेंटम पकड़ा, 225 पॉइंट निफ्टी एक समय मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, पर उसके बाद से वो सेकेंड हाफ में मुनाफा वसूली और फाइनली 30-32 पॉइंट इन रेड जाके हम बंद हुए। हाँ, ये कह सकते हो आप अक्रॉस द बोर्ड ठंडा पड़ा, पर फिर भी ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव रही, जो हम और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिटेल पोर्टफोलियोज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमारी ब्रेथ जो है वो इंप्रूव होकर खड़ी हुई नजर आई, तो वो लिहाज से फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ, मुनाफा वसूली ऊपरी समय में टिकने में दिक्कतें, वो एक चैलेंज है। और हम जाते जाते सुबह चर्चा कर रहे थे कि 25-300 के आसपास, 400 के आसपास मुनाफा वसूली का जोन होगा, तो बुरा नहीं रहा। 25-250 के आसपास से मुनाफा वसूली आ गई, ट्रिगर थोड़ा जल्दी हो गई, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। देखते हैं आज शाम का डेटा क्या कहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल दरअसल ध्यान रखिएगा, कल की तेजी के बावजूद, आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था, एफआईज ने 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी और वायदा में लॉन्ग्स अनवाइंड करे थे, शॉर्ट्स ऐड करे थे, जब बाजार अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ था। इसीलिए आज का वो दिखा रहा था कि उनका कन्विक्शन नहीं है उस रैली में। आज का डेटा इंपॉर्टेंट होगा फिर से, तब रीड थ्रू करके कल की पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश होगी। खैर, हम आवाज के सारे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इवन वो ट्विटर हो, ट्विटर में तो आप लोग सवाल भेज भी रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। सवाल आने शुरू होंगे, आने तो हो गए होंगे, मैंने देखना अभी शुरू करा है। hyundai के आईपीओ पर जिसने पूछ, मैं उस पर बाद में आता हूँ, वो आज की तस्वीर नहीं, थोड़ा आगे का है, उस पर बात करेंगे अपन। जहां तक अंबर एंटरप्राइजेस पे बात है, अगर है आपके पास इसलिए सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है होल्ड करने लायक स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ा मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ अंबर में आपने नोटिस करा होगा। आउट परफॉर्म कर, कह लीजिए कैचअप प्ले कर रहा है अपने लार्जर पीयर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ। कैचअप इन द सेंस, डिक्सन सॉलिड रेट हुआ था, अंबर बीच में बड़ा गड़बड़ाया था मामला, अब अंबर बढ़िया कैचअप प्ले कर रहा है और लॉजिकल भी है। जब आईपीओ आया था, मुझे याद है, मैं उस टाइम पे नो योर कंपनी करता था या मैनेजमेंट से मैंने इंटरेक्शन कर रहा था, तो उस टाइम पे वो रूम एयर कंडीशनर्स, आरएसीज की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम, पर तब उसके बाद चैनल पे आए थे, इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने नहीं करा था, सुना जरूर था, तब वो कह रहे थे हमारे लिए लीन पीरियड आया था एसीज में, हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि ईयर लॉन्ग अपने एसेट्स को हम स्वेट कर पाए, इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि एयर कंडीशनर्स हो गए सीजनैलिटी प्ले, अगर गर्मियों में डिमांड आती है उससे पहले आती है, तो उससे एक क्वार्टर पहले आप मैन्युफैक्चर करके दे दोगे, बाकी टाइम आप अपने एसेट्स को स्वेट नहीं कर पा रहे थे। अंबर ने स्मार्टली रियलाइज करा और डाइवर्सिफाई कर रखा है।
B2B धंधा था, उस B2B धंधे को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस B2B धंधे को और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो जो अपन वो कहते हैं ना, वो PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो आते हैं वो ग्रीन कलर के और उसमें वो सोल्डरिंग वाला, वो PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का मार्केट तगड़ा है, क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटी तगड़ी लग रही है, बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट, और अंबर का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है उस PCBs के धंधे में ये पकड़ बनाएंगे। एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इनके लिए सपोर्टिव है, देखते हो कैसा प्ले आउट होता है, स्ट्रीट उसको लेके कॉन्फिडेंट है। दूसरा, आप में से कईयों ने नोटिस करा हो नहीं करा हो, अंबर की एक सब्सिडरी है जो कि वो कहते हैं ना HVAC, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर्स, HVAC के मोबिलिटी HVAC का मार्केट रेलवे में जो लगते हैं उसमें काफी अग्रसर है, उसमें पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और वो भी एक बहुत बड़ी एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है। और रूम एसीज अपने आप में बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, हमारे एयर कंडीशनर्स की डिमांड वैसे ही स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो अंबर इस तरह के ट्रांजिशनिंग प्ले और ब्यूटीफुली लैक्यूना को समझ के उसको एड्रेस करने की कोशिश, मुझे लगता है वो सराहनीय है। इसीलिए लॉजिकली अंबर एंटरप्राइजेस होना एक होल्ड रेको चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि रेको दे नहीं सकता हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा, जो है लॉजिकली अच्छी कंपनी। मेरा वैसे भी मानना है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस सबसे अच्छा टूल पकड़ेगी, पकड़ ही रही है, खैर उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, इंटरेस्टिंग प्ले है। ऑयल इंडिया के बारे में बताएं, बलिया मस्ती। ऑयल इंडिया ONGC मेरे लिए एक बढ़िया टैक्टिकल बाइज है। ये मैं कहानी समझाता हूं, उसके बाद कॉल वॉल आप लोग लीजिएगा। मतलब ONGC हो, ऑयल इंडिया हो, दोनों सिमिलर है, दे ओनली सिमिलर बिजनेस मॉडल्स। ONGC का फ्रैक्शन है ऑयल इंडिया, काफी छोटी कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट इनके नियर टर्म सेंटिमेंट्स ड्राइव करता है ऑयल, ब्रेंट के भाव। पर आप ध्यान रखिएगा, 70 के नीचे ब्रेंट जाता है, सरकार वो विंडफॉल हटा देती है, सेफगार्ड ड्यूटी जिसे विंडफॉल हटा देती है, 75 के ऊपर विंडफॉल लगा देती है। तो न कमाने दे रही है ना गंवाने दे रही है, वो इनका अपना रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है, उसके बियॉन्ड अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब तक ये चलता रहेगा, बहुत मीनिंगफुल मूव्स वो अटके हुए हैं, क्योंकि क्रूड उछलता है, और जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऊपर के भाव में बेच सकते हैं, जैसे ही बेचते हैं सरकार विंडफॉल लगाती है, वो फायदा जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली, क्योंकि आप सारी दुनिया भर की कंट्रीज वो ग्रीन डिक्लेरेशन पे साइन कर चुकी हैं, इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल से हमें आगे बढ़ना है, हमारी गवर्नमेंट कर रही है। यूके में लास्ट कोल प्लांट भी पिछले हफ्ते शायद बंद हो गया, आखिरी कोल प्लांट उनका बंद हो गया। इस तरह से सब एग्रेसिव हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस हो रही है। अब इस बीच हो क्या रहा है, ये ट्रांजिशन नाइट आउट रातों रात तो प्ले आउट होना नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट्स रुक गए, मेजर केपेक्स रुक गए स्पेस में। तो जो कंपनीज ऑलरेडी हैं, मुझे लगता है इवेंचुअली काफी फायदा भुनाएंगी। इन दिस इंटरिम पीरियड वो प्ले आउट हो रहा है, वो कोल इंडिया के अच्छे मूव्स आपने देखे थे, रिकॉर्ड हाइस पे पहुंचता हुआ। ONGC ने स्मार्ट मूव्स दिखाए। ये मीनिंगफुल करेक्शन मेरे ख्याल से अभी भी एक्यूमुलेशन जोन वाले स्टॉक्स रहेंगे, उस लॉजिक के साथ। बिजनेस अच्छे हैं, बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट समझने की जरूरत है, और ये दो चीजें फैक्टर एट प्ले हैं, ब्रेंट और दूसरा ये जो ग्रीन कैपेक्स पे सब खर्च कर रहे हैं, तो इधर लैक्यूना जो बन रहा है उसका भरपूर फायदा मुझे लगता है मिलना चाहिए, इसीलिए अट्रैक्टिव है बहुत। ऑयल इंडिया ने ONGC को बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म कर दिया है, वो ध्यान रखिएगा। ज्यादा बेहतर चार्ट ऑयल इंडिया की नजर आएंगी वीजा भी ONGC, लेकिन ठीक है, दोनों प्लेयर्स अच्छे, और ONGC पे की कैपेबिलिटीज ज्यादा बेहतर। NLC इंडिया, अच्छा ये रिलायंस क्यों गिर रहा है, रिलायंस की चर्चा ना करें, क्योंकि मैं और डिटेल में बात कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जहां पे अपन चर्चा कर रहे हैं इसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो उस पर बात करना गलत होगा मेरे लिए। जहां तक NLC इंडिया की बात है, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जिसे हम पहले कहते थे, ये जो मेरे ख्याल से इसी हफ्ते लास्ट कुछ समय पहले मैंने NLC इंडिया की मैनेजमेंट से चर्चा कर रखी है, तो काफी कुछ ताजा है, तो मैं आपको समझा देता हूं। लॉजिकली पावर स्पेस की कोई भी अच्छी कंपनी तो होल्ड है, हम सब जानते हैं पावर में किस तरह की टेलविंड्स हैं सेक्टर की। एक बढ़िया नवरत्न सरकारी कंपनी है
बिजनेस समझने के लिए ध्यान रखिएगा, इसकी माइनिंग है और पावर है। माइनिंग में लिग्नाइट और कोल दोनों माइन करता है। लिग्नाइट का तो हीरो है इस देश का, 50% से ज्यादा लिग्नाइट माइनिंग कैपेसिटी इसी के पास है। पावर जनरेशन तगड़ा है इसके पास। ये दो मेन है, फिर वो पावर ट्रेडिंग कंसल्टेंसी उस पर नहीं जा रहा, वो सब अलग, वो सब होते हैं। ये दो मेन है। इस कंपनी ने 2030 के लिए बहुत एग्रेसिव केपेक्स के टारगेट्स हाईलाइट कर रखे हैं, बहुत एग्रेसिव, जिसपे मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। और ये कंपनी कमाती कैसे है? रेगुलेटेड है। माइनिंग जो करेगी उस पर 14% के आसपास फिक्स रिटर्न, पावर जनरेट करेगी उस पर मेरे ख्याल से 15.5% के आसपास के फिक्स रिटर्न। तो जितना तगड़ा केपेक्स करेगी रेगुलेटेड इक्विटी में, उस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपके ट्रैक्शन इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। एक और प्ले है, वो जो टारगेट्स हैं उसमें आप एक तो माइनिंग डबल क्या 50 की एमटीपी की कैपेसिटी शायद माइनिंग की फिलहाल थी, और 120 एमटीपी वो मुझे याद है। पावर जनरेशन वगैरह याद नहीं है, लेकिन ऐसी एग्रेसिव टारगेट सबके हैं। उसमें सबसे एग्रेसिव है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, उससे पावर जनरेशन के टारगेट्स। और इसने बीच में, मैंने सवाल भी पूछा था क्योंकि मैनेजमेंट से, और इसने बीच में उस एक सब्सिडरी का गठन करने की बात करी जिसमें रिन्यूएबल एसेट्स डालेगा। मैनेजमेंट से मैंने पूछा, फिर इसका मतलब है कि आपके पीयर्स कर रहे हैं, कोई एनटीपीसी वगैरह सब लेके आ रहे हैं, रिन्यूएबल को अनलॉक कर रहे हैं, यही तैयारी हो रही है? बोलता है क्या, बिल्कुल सब्सिडी लाने का मतलब ये है कि हम 1-2 साल में 2026 तक, FY26 तक वैल्यू अनलॉक करेंगे। तो वो वैल्यू अनलॉक का प्रपोजिशन भी बैठता है। एग्रेसिव टारगेट्स हैं, और टारगेट्स इन्होंने को हाल में माइन मिली है। मैं 50 एमटीपी से कह रहा था, 120 एमटीपी की कैपेसिटी, 30-40 एमटीपी की एक माइन अभी मिल गई। ये 2030 के टारगेट से ऑलरेडी 80-90 पे पहुंच जाएंगे उस माइन की हैंडओवर के बाद। तो ये टारगेट जो दिख रहे हैं उसको अचीव करते हुए ऐसा लग रहा है आसानी से अचीव होंगे। मुझे लगता है टोरेंट नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC इंडिया लॉजिकली होल्ड करके चलिएगा। वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट जरूर करिएगा। यार TCS VCS जैसी पेडिग्री स्टॉक्स पे सवाल उठाने की जरूरत है नहीं। अगर आपकी होल्डिंग है तो आई एम अज्यूमिंग कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं। गजब की कंपनियां हैं साहब ये लोग। क्या रिटर्न रेशियोज हैं। आप ROEs देखिएगा, जाके ROCs देखिएगा, 50-60% के आसपास वो रिटर्न रेशियोज बैठते हैं। तगड़ा कैश जनरेट करती हैं, तगड़ा डोल आउट करती हैं, चाहे वो बोनस के फॉर्म में हो, चाहे वो डिविडेंड्स के फॉर्म में हो। कैश जनरेटिंग मशीन्स बनी हुई है ना। अब ये बात अलग है, एनवायरमेंट इधर उधर वो ठीक है, पर TCS जैसी कंपनी कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है। जहां तक एनवायरमेंट अच्छा है, इन्फोसिस से थोड़ा सा महंगा ट्रेड करता है, और करना भी चाहिए हमेशा, क्योंकि इन्फोसिस से कहीं बड़ी कंपनी है और कहीं बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, तो बनता है इसका प्रीमियम पे ट्रेड करना। इन्फी में क्या होता है, एनवायरमेंट वगैरह सुधरता है तो उसके लिए टेलविंड ज्यादा आ जाती है, क्योंकि वो जल्दी मूव करता है। TCS जायंट है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, इसलिए समय लेता है। पर मेरा मानना है इस बार, अब से लेकर, एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार के नतीजों में जब मैनेजमेंट बातचीत करने आएंगे तो बदली हुई परिस्थिति में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दरों में कटौती US फेड ने कर डाली है, उसके बाद की कमेंट्री आनी है। और वैसे उस दरों में कटौती से होगा क्या, या हो क्या रहा होगा, आई एम श्योर डिस्क्रिशनरी स्पेंड। डिस्क्रिशनरी स्पेंड जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं, IT में होता है इसलिए हमें करना पड़ता है। कुछ होता है बिजनेस चलाने के लिए अहम खर्चे, वो US की IT का, वो US की कंपनीज कुछ भी हो खर्चा करेंगी, धंधा करना है। एक होता है डिस्क्रिशन पे, अगर जरूरत ना पड़े तो ना करूंगा, अगर हालात सही है तो मैं डिस्क्रिशन में खर्च करूंगा। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरनमेंट सुधारना जरूरी है। और US में दरों में कटौती से हुआ क्या है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, जो ऑर्डर बुक में परकुलेट करेगा और इवेंचुअली इन कंपनीज की रिकवरी में। तो जगह अच्छी है, स्वीट स्पॉट है, और जगह अच्छी नहीं भी थी, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं भी था, तो भी TCS साल के हाईस पे ऑलरेडी खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। यार इस तरह की पेडिग्री कंपनी पे तो आपको सवाल उठाने का ही नहीं, अनटिल अनलेस इस स्टोरी को निगेट करने के लिए कुछ ऐसा इवेंट हो जाए। अदरवाइज IT स्वीट स्पॉट में, कोर IT होल्डिंग्स बढ़िया है। कुछ लोग IT के बाकी स्टॉक से सवाल उठा रहे हैं, तो अब मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो नीश IT कंपनीज हैं, मिड कैप IT कंपनीज, वो अभी भी वैसे दिग्गजों को आउट परफॉर्म करेंगी। सिमिलर एनवायरनमेंट चलता रहेगा। चलिए अब एक फाइनल, Hyundai मोटर्स पे अभी बहुत अर्ली है कि
आईपीओ में पैसा डाला जाए नहीं डाला जाए, मैं कुछ तस्वीर क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। अपने पास सारी डिटेल्स थी, अब उन डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी इस चैनल पे वो बातचीत करके आ रहा हूं। सबको पता है मारुति बहुत बड़ी प्लेयर है, 2 टाइम्स आय का, 2.5 टाइम्स मुनाफे का हुंडई का मारुति है, 3 गुना गाड़ियां ज्यादा बेचती है मारुति। तो साइज स्केल के हिसाब से अब हुआ क्या है, मारुति, क्योंकि एफआई प्रोस्पेक्टस में FY24 की डिटेल्स हैं, तो मैंने ऐसी बेसिक मैथमेटिक्स करी थी, 29-30 टाइम से मारुति है, 26-26.5 टाइम पे हुंडई आ रहा है। सुनने में लगा सस्ता है, पर मारुति जैसे TCS प्रीमियम मिलता है इन्फोसिस के सामने उसकी साइज और स्केल के चलते, वैसे ही मारुति भी लॉजिकली प्रीमियम कमांड करेगा हुंडई के सामने। तो वो प्रीमियम जस्टिफाइड है। मारुति का साइज, स्केल, मारुति का इस देश की पकड़ अनपैरेलल्ड है। तो अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया है कि हुंडई के 3 बिलियन का आईपीओ, उसमें पैसा डालो, मारुति में डालो, क्योंकि ऐसा कुछ टेबल पे खास छोड़ा नहीं है, जितना लॉजिकल था उतना ही छूटा हुआ है मारुति के कंपैरिजन में। तो फिर इसके लिए फिर कॉल लेने के लिए काम करेंगे, जब आईपीओ के समय आएगा मूड माहौल गॉज करेंगे, समझेंगे गेज करके कैसा मूड माहौल है, किस तरह के आंकड़े सब्सक्रिप्शंस के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फैसला लेंगे। क्योंकि इस टाइम पे प्राइसिंग, जैसे मैंने ऑन एयर भी कहा था, जस्ट नजर आ रही है, यानी कि ठीक ऐसा लगता है टेबल को ज्यादा छोड़ा नहीं है ना टेबल से ज्यादा लिया नहीं है, जस्ट प्राइसिंग है। तो ऐसी जस्ट प्राइसिंग और इस तरह की मेगा आईपीओ में जरा बेहतर है अपन मूड बहुत गॉज करते रहे, समझते रहे, ट्यूसडे को आईपीओ खुलेगा, उसके बाद कॉल लेंगे, अपन तो रोज मिलेंगे यहाँ पे, बातचीत करेंगे, तब डिसाइड करेंगे। चलिए इस नोट पर आज समाप्त करते हैं, कल फिर प्रिसाइसली 3:32 तक अपन लोग यहाँ बैठे होंगे और बातचीत शुरू कर देंगे। नमस्कार।